आपको पता है, हर दिन स्पॉटिफाई और बाकी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 1 लाख से ज्यादा नए गाने अपलोड होते हैं। 1 लाख? वाओ, मतलब हर दिन का ये नंबर है। हाँ, हर दिन। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि उनमें से लगभग 80% गाने ऐसे होते हैं जो पूरे साल में 50 स्ट्रीम्स का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। 50 स्ट्रीम्स? मतलब बेसिकली सिर्फ उनके दोस्तों और फैमिली ने ही सुना है? एग्जैक्टली और आजकल हमारी ये जो क्रिएटर इकोनॉमी है वो इतनी फास्ट हो चुकी है कि लोग वीडियो शूट से लेकर एडिटिंग तक सब कुछ घंटों में निपटा लेते हैं। बिल्कुल, रील्स और शॉर्ट्स का जमाना है। राइट। लेकिन जब बात आती है किसी ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर या प्रॉपर म्यूजिक ट्रैक की, तो गाड़ी वही पुराने जमाने के स्पीड ब्रेकर पर आकर रुक जाती है। सही कहा, ट्रेडिशनल म्यूजिक क्रिएशन आज भी बहुत स्लो है। वेट करते हैं और एंड में रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं होती। तो आज हम जिस डेक पर डीप डाइव कर रहे हैं वो इन्हीं बुनियादी समस्याओं को टारगेट कर रहा है। और ये कंपनी कौन सी है? हमारे पास आज विजनरी वॉइस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस और पिच डेक्स हैं। मिशन बहुत क्लियर है, हमें एक निवेशक या इन्वेस्टर के लेंस से इस पूरे बिजनेस मॉडल का डाइसेक्शन करना है। राइट। और देखना है कि क्या सच में ये टेक और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन एक मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी बनने का दम रखता है। आई मीन, ग्लोबल रिकॉर्डेड म्यूजिक मार्केट के फिगर्स इस समस्या की स्केल को और क्लियर कर देते हैं। अगर आप प्रोजेक्शन देखें तो 2030 तक ये मार्केट लगभग $45.5 बिलियन तक पहुंच जाएगा। 45.5 बिलियन, ये तो मैसिव है। मैसिव है, लेकिन ग्रोथ के बावजूद इस वैल्यू चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंप्लीटली इनएफिशिएंट है। ट्रेडिशनल म्यूजिक प्रोडक्शन आज भी हेवीली साइलोड है। साइलोड मतलब? एक स्टेप अलग अलग होता है। हाँ। मतलब एक गाना बनाने के लिए आपको पहले कंपोजर ढूंढना पड़ेगा, फिर लिरिसिस्ट को हायर करो, उसके बाद सेशन वोकलिस्ट आएंगे और एंड में मिक्सिंग और मास्टरिंग के लिए अलग से साउंड इंजीनियर्स चाहिए। बाप रे, ये तो पूरा एक सप्लाई चेन मैनेज करने जैसा हो गया। वही तो, हर स्टेप पर डिले और कॉस्ट ओवररन्स होते हैं। इसलिए जब कोई कंपनी इस पूरे लंबे और महंगे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने का दावा करती है तो उसका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट क्रिटिकली एनालाइज करना जरूरी हो जाता है। तो सीधे इनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट पर आते हैं जिसका नाम है एक्सप्रेस इन म्यूजिक। इनकी पिच डेक का सबसे बड़ा और बोल्ड क्लेम ये है कि ये प्लेटफॉर्म हफ्तों के काम को घंटों में बदल देता है। और यहाँ पर इनका वो हाइब्रिड प्रोडक्शन मॉडल सामने आता है। राइट। एग्जैक्टली। क्योंकि आमतौर पर मार्केट में या तो आपके पास ट्रेडिशनल एक्सपेंसिव स्टूडियोज हैं या फिर वो सस्ते एआई जनरेटर्स जो एकदम जेनेरिक रॉयल्टी फ्री ट्रैक्स निकालते हैं। इन्होंने इन दोनों एक्सट्रीम एंड्स के बीच का रास्ता चुना है। ये हाइब्रिड अप्रोच एक्चुअली बहुत स्मार्ट है। कैसे काम करता है ये बैकएंड में? बेसिकली बैकएंड में एडवांस्ड एआई और डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशंस का एक फ्रेमवर्क है जो सारी हेवी लिफ्टिंग करता है। जैसे कॉर्ड प्रोग्रेशन सेट करना या बीट अलाइनमेंट करना। अच्छा, तो एआई फाउंडेशन बना रहा है। हाँ, लेकिन फाइनल टच के लिए इन्होंने एक मैसिव टैलेंट पूल रखा हुआ है। डेक के हिसाब से इनके पास 100 से ज्यादा लिरिसिस्ट्स और 150 से ज्यादा वोकलिस्ट शामिल हैं। ये इंटरेस्टिंग है। एक प्योर एआई म्यूजिक जनरेटर स्केलेबिलिटी तो दे सकता है, लेकिन उसमें कॉपीराइट इश्यूज आते हैं और सबसे बड़ी बात, ह्यूमन कनेक्शन की कमी होती है। वही, ब्रांड्स और टॉप टियर क्रिएटर्स जेनेरिक मशीन मेड ट्रैक्स नहीं चाहते, राइट? बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ प्योर ह्यूमन प्रोडक्शन स्केल नहीं हो सकता, तो विजनरी वॉइस मीडिया ने टेक्नोलॉजी को एक इनेबलर की तरह पोजीशन किया है, रिप्लेसमेंट की तरह नहीं। इनेबलर, ये वर्ड मुझे पसंद आया। तो मैं इसको थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश कर रही थी। तो क्या ये एक तरह से म्यूजिक का क्लाउड किचन है? क्लाउड किचन? एलाबरेट कीजिए। मतलब बैकएंड में हाईटेक मशीनरी और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस हैं जो स्पीड बढ़ाते हैं, लेकिन कस्टमर को बिल्कुल उनके टेस्ट के हिसाब से पर्सनलाइज्ड डिश मिल रही है जिसमें ह्यूमन शेफ का टच है। हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठती है। एआई सिर्फ रॉ मटेरियल तैयार करने की स्पीड बढ़ाता है, असली इमोशंस, गाने की रूह और वो छोटे न्यूएंसेस वो इनका ह्यूमन नेटवर्क ही डालता है। पर एक मिनट, मैं इस पॉइंट पर थोड़ा पुशबैक देना चाहती हूँ। क्या एआई की मदद से बनाए गए इन सस्ते गानों में सच में वो ह्यूमन इमोशन या सोल हो सकती है? ये बहुत वैलिड सवाल है। क्योंकि एंड ऑफ द डे एक गाना तभी चलता है जब लिसनर उसे इमोशनली कनेक्ट करे। अगर ट्रैक में जज्बात ही नहीं है तो सस्ता होने का क्या फायदा? और यही वजह है कि इनका नेटवर्क मॉडल इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाता है। इनकी पिच डेक में स्पेसिफिकली इस बात पर जोर दिया गया है कि एआई इंजन सिर्फ मेलोडी स्ट्रक्चर, टेम्पो और स्केल एक्सप्लोरेशन तक सीमित है। मतलब सिर्फ बेसिक फ्रेम बनाता है। एग्जैक्टली। मान लीजिए
एक फिटनेस अपैरल ब्रांड को एक हाई एनर्जी वर्कआउट ट्रैक चाहिए और उस ट्रैक में उन्हें अपने ब्रांड का एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करना है। एआई इंजन कुछ सेकंड्स में अलग-अलग हाई बीपीएम वेरिएशंस तो जनरेट कर देगा। हाँ, पर एटीट्यूड कैसे आएगा मशीन से? वही ना, उन बीट्स पर वर्ड्स को सिंक करना, वोकल इन्फ्लेक्शंस डालना, जहां आवाज में एक अग्रेशन या मोटिवेशन फील हो, वो सिर्फ एक ह्यूमन वोकलिस्ट ही कर सकता है। इस हाइब्रिड फ्रेमवर्क से क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन रहता है। और प्रोडक्शन टाइम भी हफ्तों से घटकर 24 घंटे तक आ जाता है। ये तो कॉस्ट और मार्जिन दोनों के लिए एक बड़ा ट्रिगर होगा। चलिए अब इनके पैकेजेस और नंबर्स पर आते हैं। राइट, मोनेटाइजेशन कैसा है इनका? इन्होंने 3 क्लियर रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाई हैं। एक है इंडिविजुअल पैकेज जो करीब 3,999 रुपए का है, जिसमें 24 घंटे में डिलीवरी मिलती है। ओके, तो लगभग 4,000 का एंट्री पॉइंट। हाँ, फिर है बिजनेस पैकेज जो 9,100 रुपए का है, 72 घंटे की डिलीवरी के साथ। और एक इंस्टीट्यूशन पैकेज है लगभग 21,000 रुपए का, जिसमें 107 घंटे लगते हैं। ये टियर सिस्टम तो स्टैंडर्ड है सास या टेक प्लेटफॉर्म्स का, पर इसमें सबसे प्रॉफिटेबल हिस्सा क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग इनकी अपसेलिंग स्ट्रैटेजी है। सिर्फ बेस पैकेज नहीं, इनके पास एड ऑन्स हैं, जैसे लिरिक कस्टमाइजेशन, म्यूजिक वीडियोस, कवर आर्ट। और इन एड ऑन्स की वजह से एवरेज ऑर्डर वैल्यू 35 से लेकर 60% तक बढ़ जाती है। 60% का जंप, वो भी एड ऑन से। ये क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि कस्टमर इनके प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ऑडियो फाइल के लिए नहीं आ रहा। बिल्कुल, वो एक कंप्लीट पैकेजिंग चाहता है। एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो ऑडियो कहीं और से बनवाए और कवर आर्ट किसी फ्रीलांस डिजाइनर को ढूंढकर बनवाए। इनका प्लेटफॉर्म एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की तरह काम कर रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ से एक नया फेज शुरू होता है। एक सस्ता और अच्छा गाना बनाना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। हाँ, क्रिएशन सिर्फ पहला स्टेप है। राइट। असली स्ट्रगल तब शुरू होती है जब उस गाने को दुनिया तक पहुंचाना हो, उन लाखों ट्रैक्स की भीड़ में स्पॉटिफाई या एप्पल म्यूजिक पर डिस्कवर होना। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के पास तो रिकॉर्ड लेबल जैसा नेटवर्क होता नहीं है। ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पेन पॉइंट है। डिस्ट्रीब्यूशन इतना फ्रैगमेंटेड है और रॉयल्टीज ट्रैक करना इतना मुश्किल है कि मिलियंस ऑफ आर्टिस्ट प्रैक्टिकली अंडरपेड रह जाते हैं। और यहीं पर इनका दूसरा इंजन विजन म्यूजिक पिक्चर में आता है। ये एक एंड टू एंड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो म्यूजिक को 150 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। 150? हाँ, और इनका बिजनेस मॉडल बहुत ट्रांसपेरेंट है। ये एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल यूज करते हैं। कंपनी टोटल स्ट्रीमिंग रॉयल्टीज का 30% कमीशन लेती है और 70% सीधा आर्टिस्ट को जाता है। कोई हिडन या सेटअप फीस नहीं है। That's a huge deal. इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए जीरो अपफ्रंट कॉस्ट एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। पर इनके स्केल के टारगेट्स क्या हैं? 5 साल में इनका टारगेट 2.2 मिलियन यानी 22 लाख आर्टिस्ट्स को ऑनबोर्ड करना है और 1.1 बिलियन लिसनर्स तक पहुंचाना है। इससे लगभग $220 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट होने का प्रोजेक्शन है। So, here's where it gets really interesting. इन्होंने सिर्फ गाने बनाने की फैक्ट्री नहीं बनाई, इन्होंने अपना खुद का ग्लोबल हाईवे भी बना लिया है। सही कहा, पर यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स तो मार्केट में और भी हैं, जैसे डिस्ट्रोकेड या ट्यूनकॉर। हाँ, वो पहले से एस्टैब्लिश्ड हैं। तो एक इन्वेस्टर इस नए प्लेटफॉर्म पर क्यों भरोसा करे? इनका कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है डिस्ट्रोकेड के सामने? देखिए, स्टैंडअलोन डिस्ट्रीब्यूशन अब एक कमोडिटी बन चुका है। डिस्ट्रोकेड एक फ्लैट फी चार्ज करता है, लेकिन विजन म्यूजिक का असली मोट यानी इनका डिफेंसिबल एडवांटेज सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो फिर क्या है इनका मोट? इनका मॉडल है, इनका पूरा इकोसिस्टम। जब एक आर्टिस्ट एक्सप्रेस इन म्यूजिक पर अपना ट्रैक बनाता है तो उसको वहीं डैशबोर्ड पर एक बटन मिलता है डिस्ट्रीब्यूट करने का। उसके लिए फ्रिक्शन इतना कम है कि वो बाहर किसी और प्लेटफॉर्म पर जाना ही नहीं चाहेगा। क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन सब एक जगह। एक मिनट, ये इकोसिस्टम वाला पार्ट सुनकर मेरे दिमाग में डिज्नी का मॉडल आ रहा है। डिज्नी? हाँ जी। डिज्नी कैसे? देखिए, डिज्नी क्या करता है, एक आईपी क्रिएट करता है, उस मूवी को रिलीज करता है, फिर उसके थीम पार्क में राइड्स बनाता है और मर्च बेचता है, हर जगह मोनेटाइज करता है। अच्छा, यू मीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को स्ट्रेच करना? हाँ, ये लोग क्रिएटर्स के लिए वही कर रहे हैं। सारी सर्विसेज एक अम्ब्रेला के नीचे हैं। एक्सप्रेस इन म्यूजिक से क्रिएशन हुआ, विजन म्यूजिक से डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर इनका तीसरा प्रोडक्ट है कोलैबवर्स। ओ, कोलैबवर्स क्या है? ये एक क्रिएटर ब्रांड कोलैबोरेशन मार्केटप्लेस है
जहां ब्रांड्स आते हैं क्रिएटर्स के साथ डील करने, और विजनरी वॉइस मीडिया यहां से 20% कमीशन निकालता है। ये तो एक पूरा फ्लाईव्हील ऑफ ग्रोथ बन गया। स्टूडियो में गाना बनाइए, विजन म्यूजिक से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, कोलैबर्स पर ब्रांड डील्स लीजिए और डिस्कवर होइए। एग्जैक्टली और इनके पास 6 से ज्यादा रेवेन्यू इंजन्स एक साथ काम कर रहे हैं, एक एसेट लाइट और हाईली स्केलेबल डिजिटल डिलीवरी मॉडल। पर इस फ्लाईव्हील में एक आखिरी कंपोनेंट है जिसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। कौन सा कंपोनेंट? इनका एक प्लेटफॉर्म है विजनिक्स टीवी। ये बेसिकली एक डिजिटल स्ट्रीमिंग और ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो अभी डेवलपमेंट के फाइनल स्टेजेस में है। खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म? हाँ, अब मेरा सवाल ये है कि एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करना एक बहुत एक्सपेंसिव और रिस्की गेम नहीं है, खासकर जब नेटफ्लिक्स और अमेज़न पहले से मार्केट में बैठे हैं और बिलियंस फूंक रहे हैं। ये डाउट बिल्कुल वैलिड है। स्ट्रीमिंग वॉर्स सच में कैश इंटेंसिव हैं, लेकिन आपको इनका टारगेट ऑडियंस देखना होगा। ये नेटफ्लिक्स से कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। तो इनका टारगेट क्या है? ये नीचे और क्रिएटर फोकस्ड कंटेंट पर टारगेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। सबसे बड़ा खर्चा ओटीटी में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी CAC का होता है। हाँ, नए सब्सक्राइबर्स लाने का खर्चा। एग्जैक्टली लेकिन यहाँ उनका क्रिएटर बेस ही उनका डिस्ट्रीब्यूशन फनल बन जाएगा। जब एक आर्टिस्ट जिसके पास 8 लाख फॉलोअर्स हैं अपना एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स कंटेंट या कॉन्सर्ट विजन XTV पर डालेगा, तो वो अपने फैंस को खुद वहां ड्राइव करेगा। इन्हें मार्केटिंग पे पैसा नहीं बहाना पड़ेगा। ओह वाव, मतलब आर्टिस्ट खुद अपना ऑडियंस ला रहा है। ये तो CAC को प्रैक्टिकली जीरो कर देगा अगर ठीक से एग्जीक्यूट हुआ तो। बिल्कुल, और यही चीज इनके फाइनेंशियल नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी। हाँ, और हर इन्वेस्टर आखिर में नंबर्स ही देखना चाहता है। अब तक हमने पूरी स्ट्रैटेजी समझी, अब सीधे इनके प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज और आने वाले 5 सालों के प्लान यानी दियास को अनपैक करते हैं। बोलिए, नंबर्स क्या कहते हैं? तो इनका 5 साल का प्रोजेक्टेड टोटल रेवेन्यू लगभग 283 करोड़ रुपए है। ग्रोथ लगातार है, ईयर 1 में 26.5 करोड़ से शुरू होकर ईयर 5 में 103 करोड़ तक जाने का प्रोजेक्शन है। 103 करोड़ बाय ईयर 5, इम्प्रेसिव। लेकिन उस रेवेन्यू की क्वालिटी कैसी है? यही सबसे बड़ा कैच है। इनके मॉडल की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ईयर 5 तक इनका 72% रेवेन्यू रिकरिंग होने वाला है। 72% रिकरिंग, ये नंबर इन्वेस्टर के कानों में म्यूजिक की तरह बजेगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि गाना एक बार बन गया और डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो वो सारी जिंदगी स्ट्रीम्स और रॉयल्टीज जनरेट कर सकता है। और सॉफ्टवेयर या टेक मॉडल्स में मार्केट इसलिए हमेशा ऐसी कंपनीज को प्रीमियम वैल्यूएशन देता है क्योंकि आपको हर महीने जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। पिछले कैटलॉग की कमाई आती रहती है। इनका वैल्यूएशन टारगेट क्या है वैसे? इनका टारगेट FY 2029-30 तक 500 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन अचीव करना है, वो भी 5.0x मल्टीपल पर। और EBITDA मार्जिन्स क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? EBITDA मार्जिन 28 से 32% के बीच होने का अनुमान है। 28 से 32? ये मार्जिन्स डेफिनेटली एसेट लाइट मॉडल और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से इतने हाई हैं। क्योंकि इंसानों की जो टीम है, लिरिसिस्ट और सिंगर्स, वो फ्रीलांसर्स हैं, फिक्स्ड पेरोल पर नहीं। सही बात है। अब मैं इन्वेस्टमेंट आस्क बताती हूँ। ये 25 लाख रुपए के मिनिमम टिकट साइज से लेकर 2.5 करोड़ रुपए के मैक्सिमम कैप तक फंडिंग रेज कर रहे हैं इक्विटी के बदले। ओके, तो एंजल्स और अर्ली स्टेज फंड्स के लिए काफी एक्सेसिबल है। और फंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो 30% जाएगा बिजनेस एक्सपेंशन में, 25% मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग में, 20% टेक और AI डेवलपमेंट के लिए। टेक डेवलपमेंट इज क्रूशियल यहाँ पे। बिल्कुल, और बाकी का 15% टीम के लिए और 10% वर्किंग कैपिटल होगा। काफी बैलेंस्ड एलोकेशन है। हाँ, बट अब एक फाइनल सवाल। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ जिसके पास 25 लाख रुपए है लगाने के लिए, तो इस डेक में सबसे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है? देखिए, मॉडल तो सॉलिड है, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क एग्जीक्यूशन और ग्लोबल मार्केट में यूजर एक्विजिशन की स्पीड है। स्पीड? हाँ। मतलब कितनी जल्दी स्केल करते हैं? हाँ, म्यूजिक टेक में बैरियर्स टू एंट्री रोज गिर रहे हैं। अगर इन्होंने शुरुआती 2 सालों में सफिशिएंट क्रिएटर्स और आर्टिस्ट को ऑनबोर्ड नहीं किया, तो वो जो फ्लाईव्हील या नेटवर्क इफेक्ट की हमने बात की, वो कभी किक इन ही नहीं करेगा। राइट, फर्स्ट मूवर से ज्यादा फास्ट मूवर बनना जरूरी है इनके लिए। एग्जैक्टली। तो आज की इस डीप डाइव में हमने देखा कि कैसे विजनरी वॉइस मीडिया सिर्फ एक रैंडम ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा है। ये क्रिएटर इकोनॉमी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन और मोनेटाइजेशन तक खुद स्क्रैच से बिल्ड कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इस टेक कंपनी के कोर में ह्यूमन क्रिएटिविटी धड़कती है। बिल्कुल। जाते जाते मैं लिसनर्स के लिए एक प्रोवोकेटिव विचार छोड़ना चाहती हूँ। इस पे गौर कीजिए।
इतिहास गवाह है कि जब भी गोल्ड रश आई, मतलब सोने की दौड़ हुई, हाँ, कैलिफोर्निया गोल्ड रश की तरह। राइट, तो उस वक्त सबसे ज्यादा अमीर वो लोग नहीं हुए जो सोना ढूंढ रहे थे, बल्कि वो लोग हुए जिन्होंने उन माइनर्स को फावड़े और कुदाल यानी पिक्स एंड शवल्स बेचे। ये बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है। आज हम इस डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी की गोल्ड रश में हैं। हर कोई वायरल होना चाहता है। तो क्या ऐसी कंपनीज जैसे विजनरी वॉइस मीडिया, जो क्रिएटर्स को एक्चुअली टूल्स और इकोसिस्टम दे रही हैं, वो ही आने वाले वक्त की सबसे बड़ी मोनोपोलीज बनेंगी? जरूर, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर तो आज है कल नहीं, पर टूल्स हमेशा चाहिए होंगे। एग्जैक्टली। और इस बदलते दौर में जब क्रिएटर्स के पास अपनी खुद की सप्लाई चेन है, तो ट्रेडिशनल म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल्स का भविष्य क्या होगा? क्या वो कंप्लीटली ऑब्सोलीट हो जाएंगे? इस पर जरूर सोचिए।